साथियों, शकील सर कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम राजपूत काल के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में हमने राष्ट्रकूट वंश पर चर्चा की। आज गुर्जर प्रतिहार वंश पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से हमने भाग 1 में राष्ट्रकूट को वंश के लिए चार्ट के माध्यम से पढ़ा है, समझा है, उसी तरह से आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश को भी चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और जब इसका चार्ट के माध्यम से आप सभी राजाओं को समझ लेंगे तो इसके बाद में मैं आपके लिए इनका एक फार्मूला सूत्र बताऊंगा, जिनके माध्यम से आपको इनका नाम याद करने में सरलता होगी राजाओं का। तो साथियों, जो गुर्जर प्रतिहार है, और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रकूट राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश है, इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। त्रिपक्षीय यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते रहे, युद्ध करते रहे। अब साथियों, जो गुर्जर प्रतिहार है, इनके लिए प्रतिहारों को ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। जो प्रतिहार है, इन्हीं के लिए गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। जो और लेखक जो हुए हैं अबूजेद और अल मसूद, इन लेखकों से पता चलता है, इन लोगों ने बताया है कि प्रतिहारों को ही गुर्जर जाति का बताया है। यानी कि अल मसूद और अबूजेद और अल मसूद लेखकों ने बताया है, कहा है कि प्रतिहारों को गुर्जर जाति के हैं, बतलाया है ऐसा। कन्नड़ कवि जो पंपा हुए हैं, इन्होंने जो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल हुए हैं, इनके लिए गुर्जर राजा कहा कि ये गुर्जर राजा हैं, गुर्जर जाति के हैं। और कहा जाता है कि जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार हैं, यह मंदसौर के मूल निवासी हैं। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जैसा हमारा ध्येय है, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और मैंने और भी वीडियो एमपीपीएससी पटवारी पुलिस के लिए बनाए हैं, उनकी तैयारी के लिए, और मध्य प्रदेश की योजना है, उन सभी को कम पढ़ें, देखें आप, और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी पाएं। तो साथियों, अब हम चार्ट के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार राजवंश के लिए समझ रहे हैं। तो जैसा कि प्रतिहारों को ही गुर्जर जाति का कहा जाता है, भी आपको मैंने बताया। आइए, इनके जो नागभट्ट से हम शुरू करते हैं। नागभट्ट प्रथम, जो नागभट्ट प्रथम हैं, प्रतिहार वंश की अच्छी शुरुआत की। इन्होंने जो प्रतिहार वंश है, इसकी अच्छी शुरुआत की, और उसने पश्चिम भारत की अरब आक्रमणकारियों से रक्षा की। जो पश्चिम भारत है, यानी कि, और इसके बाद में मालवा, राजपुताना और गुजरात जैसे शक्तिशाली राज्यों को इन्होंने अपने राज्य में जीता और मिलाया। और जो इसके बाद आने वाले राजा हैं, उनके लिए एक शक्तिशाली राज्य सौंपा। तो जो नागभट्ट प्रथम है, इसके बाद कक्कुक और देवराज ये शासक बने। लेकिन ये दोनों शासक क्या थे? कमजोर थे, कम प्रभावशाली थे, कक्कुक और देवराज शासक। लेकिन जो देवराज शासक हुए, जो देवराज शासक हैं, इनके पुत्र यानी कि देवराज के पुत्र वत्सराज, जो वत्सराज हैं, ये 778 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, सिंहासन को मिला। और साथियों, कहा जाता है कि मालवा राजपुताना को शामिल किया, यानी कि इन्होंने मालवा और राजपुताना को जीत लिया, विजय किया और अपने शासन में मिलाया। और भांडी जाति से राज्य छीन लिया। जो एक भांडी जाति है, इससे इन्होंने राज्य छीन लिया। और जो ये भांडी जाति है, ये कन्नौज में था। कहा जाए जो भांडी जाति है, यह कन्नौज में थी, और इन्होंने राज छीन लिया वत्स राज ने। मित्रों, बंगाल के धर्मपाल, यानी कि जो पाल वंश था वह बंगाल में था। तो बंगाल के जो पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल को हराया, और कहा जाता है कि राज छत्रक तक छीन लिया। यानी कि वत्सराज ने धर्मपाल को हराया और उनका राज छत्र भी छीन लिया। मित्रों, लेकिन ध्रुव ने हराया। लेकिन जो वत्सराज हैं, इनके लिए ध्रुव ने हराया। जब हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ा, वहां हमने चार्ट में देखा था कि ध्रुव ने, जो शासक ध्रुव हुए, इन्होंने वत्सराज को हराया। तो वही यहीं पर कि
अब हम वत्सराज को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वत्सराज के लिए ध्रुव ने हराया। रेगिस्तान में शरण ली, जब ये हार गए तो रेगिस्तान में चले गए पराजय होने के बाद, और फिर कहा जाता है कि इसके बाद इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब जो वत्सराज हैं, इनके जो पुत्र हैं नागभट्ट द्वितीय, जो ये नागभट्ट द्वितीय हैं, इनका शासन 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक रहा। यानी कि इन्होंने प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, यानी कोशिश की। इन्होंने जो प्रतिहार शासक हैं ये नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने पुनः अपने शासन के लिए, अब प्रतिहार वंश के शासन के लिए प्रतिहार वंश को पुनः स्थापित किया, शक्ति बढ़ाई, कोशिश की। राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से पराजित हुए। जो राष्ट्रकूट शासक हैं गोविंद द्वितीय, इनसे यह पराजित हुए। और कन्नौज शासक, जो कन्नौज के शासक हैं, चक्रयुद्ध को परास्त किया। लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने, जो कन्नौज के शासक हैं चक्रयुद्ध, इनको हराया और मित्रों परास्त किया। आवर्त, मालवा, किरात, वत्स, मत्स्य, तुर्क्स पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार किया। जो ये मैंने अभी बोला है, मालवा, किरात, वत्स, इन और तुर्क और पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार किया नागभट्ट द्वितीय ने। गोविंद तृतीय के भय से अज्ञातवास में चले गए, और कहा जाता है कि जो गोविंद तृतीय हैं, इनके भय से ये अज्ञातवास में चले गए, फिर मालूम नहीं चलता इनके बारे में। यहाँ ध्यान करने की बात है, जो वत्सराज हैं, इनके लिए ध्रुव ने हराया, और फिर इसके बाद वो उनका रेगिस्तान में उन्होंने शरण ली, पता नहीं चलता। अब जो वत्सराज हैं, इनके पुत्र नागभट्ट द्वितीय हुए, और जो ध्रुव के पुत्र हैं, यह ध्यान रखना, गोविंद तृतीय हैं। तो इनके पिता का मतलब कि वत्सराज और ध्रुव का, और वत्सराज के जो पुत्र हैं नागभट्ट द्वितीय, और ध्रुव के जो पुत्र हैं कौन, गोविंद तृतीय, इनमें युद्ध हुआ। तो यहाँ पर यह भी मतलब जो नागभट्ट द्वितीय हैं, तो वह गोविंद तृतीय के भय से वह भी अज्ञातवास में चले गए, मालूम नहीं चलता। यानी कि ये दोनों बाप बेटे राष्ट्रकूट वंश के, और ये दोनों बाप बेटे गुर्जर प्रतिहार के, राष्ट्रकूट वंश के यानी कि बाप बेटों से हारकर दोनों अज्ञातवास में चले गए। इसे ध्यान करने में, याद करने में सरलता रहेगी। साथियों आपको समझ में आ गया होगा। पुत्र, अब जो नागभट्ट द्वितीय के पुत्र हैं रामभद्र, कुछ भी जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। इनके जो पुत्र हुए मेहरभोज, कौन हुए, मेहर 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक राज्य को सुदृढ़ किया, शक्तिशाली राज्य बनाया, और साथियों हिमालय तक शासन किया। यानी कि उत्तर में हिमालय, उत्तर में भारत के हिमालय तक शासन किया, नर्मदा तक शासन किया, और यहाँ नर्मदा तक राष्ट्रकूट ध्रुव द्वितीय ने हराया। जो इनके समय पे उन्होंने इनके लिए हराया। कृष्ण द्वितीय से परास्त हुए, कृष्ण द्वितीय राजपूत, ध्रुव द्वितीय ने भी हराया, कृष्ण द्वितीय ने भी हराया इनको। अरब लेखक सुलेमान, इसको विशेष ध्यान रखना है और एक टेस्टों में बिल्कुल आ सकता है। अरब लेखक सुलेमान के अनुसार वो कहते हैं कि जो मेहरभोज हैं यह विशाल सेना रखता है, यानी कि इनके बहुत विशाल सेना थी, और किसी अन्य राजा के पास ऐसी उच्चतम अश्व सेना नहीं है उस समय। इसके अतिरिक्त भारत का कोई अन्य राज्य डाकुओं से सुरक्षित नहीं है। यानी कि उस समय भारत में डाकुओं से भी जो मेहरभोज का शासन है, प्रतिभोज राजा गुर्जर प्रतिहार राजा रहे मेहरभोज, इनके समय में इनका राज डाकुओं से भी सुरक्षित था। ये बहुत विशाल सेना रखते थे, ये मेहरभोज के तारीफ है। अब जो मेहरभोज के पुत्र महेंद्रपाल हुए, महेंद्रपाल के इन्होंने 850 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। बिहार बंगाल का अधिकांश भाग जीत लिया इन्होंने। अब जो इनके पुत्र हुए
महेंद्रपाल के, और ध्यान रखना इनमें पाल लगा है, महेंद्रपाल तो आगे अभी और आएगा, तो ये पाल वंश के शासक नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, आप कंफ्यूज ना हो ताकि। इसके बाद जो महेंद्रपाल के पुत्र भोज द्वितीय हुए, भोज द्वितीय, सौतेले भाई महीपाल ने अपदस्थ कर दिया। जो भोज द्वितीय हैं इनके लिए इनके सौतेले भाई महीपाल ने अपदस्थ कर दिया, सिंहासन से हटा दिया। अब इसके बाद महीपाल शासक बने। जो महीपाल शासक बने 912 ईस्वी से 944 ईस्वी तक। इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट किया, पाल शासकों ने लाभ उठाया। इनके समय पे क्या, इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट किया और पाल शासकों ने लाभ उठाया, यानी कि राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश की लड़ाई हुई और इसका लाभ कितना पाल शासकों ने उठाया, यानी कि उनको मौका मिल गया। और जो इंद्र तृतीय है, मैं राष्ट्रकूट वंश में पढ़ा था कि जो इंद्र तृतीय हैं कन्नौज, खंबा दानपत्र से पता चलता है कि उन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। ये अपन ने राष्ट्रकूट वंश में जब इंद्र तृतीय के लिए पढ़ा था वहां पर ऐसा है, वो अभी यहाँ पर भी आया। साथियों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद साथियों जो महीपाल हैं, महीपाल के पश्चात राज्यपाल शासक बने। इन्होंने 948 ईस्वी तक लगभग शासन किया। इसके बाद प्रतिहारों की शक्ति का पतन हुआ, यानी कि राज्यपाल जो रहे इन्होंने शासन किया और इनके बाद सैन्य इनके जो प्रतिहार शासकों की जो शक्ति है उसका वो क्षीण होती गई, पतन होता गया। साम्राज्य अनहिलवाड़ा के चालुक्यों, ध्यान करने की बात है मित्रों, इनका जो साम्राज्य है अनहिलवाड़ा के चालुक्यों, जेजाग भुक्ति के चंदेलों यानी बुंदेलखंड, दाहल के बेदी, मालवा के परमार, राजपूताना के गोहल एवं कासमभरी के चौहान वंश में बट गया। कासमभरी के चौहान वंश में बट गया। इसके बाद यानी कि क्षीण होता गया, पतन होता गया जैसे अपन। इसके बाद राज्यपाल के जो पुत्र हुए त्रिलोचन पाल। जो त्रिलोचन पाल हैं इन्होंने 1019 ईस्वी में, यानी कि त्रिलोचन पाल के समय में 1019 ईस्वी में महमूद ने हराया, यानी कि आक्रमण किया। यहाँ महमूद का आगमन हो गया, महमूद गजनबी। यशह पाल इस वंश का संभावित अंतिम शासक था। जो यशह पाल है वो इस वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। साथियों जैसा कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है, और साथियों जो मैंने राष्ट्रकूट वंश पढ़ाया था उसका जो कुछ बात का वीडियो था वो धुंधला हो गया था चार्ट का, तो उस चार्ट को मैं आपको अब यहाँ बता रहा हूँ। ये राष्ट्रकूट वंश का चार्ट है, इसको ध्यान रखें और साथियों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी मैं सूत्र फार्मूला भी बताऊंगा गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो साथियों जैसा कि यह राष्ट्रकूट वंश का चार्ट है, यहाँ से इसको ध्यान रखें ताकि आपको वहां समझ में ना आया हो, धुंधला सा हो गया था। धीरे क्रम सा लेते चलो, आराम से आराम और मत आराम, चलो यहाँ ऊपर से लो।